हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। और आज का हमारा टॉपिक है एसी डायनामो, जिसे हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमें पता चलेगा कि हमारे घरों में जो बिजली आती है आखिर उसे बनाया कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसी डायनामो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि एसी डायनामो क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। इसके बाद हम देखेंगे इसका सिद्धांत क्या है। फिर हम देखेंगे इसकी संरचना क्या है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। और सबसे अंत में हम देखेंगे कार्यविधि यानी कि वर्किंग प्रोसेस। और इसके साथ ही ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और जो भी आपके डाउट हैं वो सभी इससे संबंधित जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एसी डायनामो की परिभाषा से। तो एसी डायनामो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को। किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। इसको अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये कैसे बदलता है। अब हम इसका सिद्धांत देख लेते हैं कि यह किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका कार्य सिद्धांत जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये दोनों चीज़ें आपको संरचना और कार्यविधि से पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी और आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह बदलता है और कैसे ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए बिना देर किए हुए सबसे पहले हम संरचना को ही बहुत अच्छे से समझते हैं ताकि हमें परिभाषा और सिद्धांत भी समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैंने एसी डायनामो का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बनाया है। इसमें और भी पार्ट होते हैं जो धीरे धीरे करके हम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये बेसिक होता है तो इसको पहले समझ लेते हैं जो पहले से बना हुआ है। देखिए ये N और S दो चुंबकीय ध्रुव हैं। अब इनके बीच में N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जिससे इन दोनों के बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। नॉर्मली हम यहाँ पे विद्युत चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत चुंबक क्या होता है आप जानते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ में समझाऊँ। जैसे मान लीजिए ये दो चुंबक हैं। अब प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं उतना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र नहीं दे पाते, लेकिन हमें इन दोनों ध्रुवों के बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्थिर विद्युत का इस्तेमाल करेंगे। स्थिर विद्युत में होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे तार लपेट दिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए। अब तार लपेटने के बाद क्या होगा, हम इन तारों में धारा प्रवाहित करेंगे। अब जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे, मान के चलिए हमने आई धारा प्रवाहित की, तो इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वैसा ही यहाँ पे होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। और N और S के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। इस तरीके से बहुत पास पास रेखाएं होंगी। तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हम N और S विद्युत चुंबक लेते हैं। तो ये संरचना का पहला भाग होगा क्षेत्र चुंबक। इसके बाद हम बात करते हैं अपने ओरिजिनल चित्र की। तो इसमें हमने देख लिया कि N और S की क्या भूमिका है। N और S के बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो चुंबक हैं ये असल में विद्युत चुंबक होते हैं। अब ये आयताकार आपको एक भाग दिख रहा होगा, ये क्या है? ये आर्मेचर या कुंडली कहलाती है, जिसे हम ABC से प्रायः दर्शाते हैं, ABCD से, ये इस तरीके से। अब ये कैसे बनाई जाती है, तो इसको थोड़ा आप रफ में समझ लीजिए। ये जो कुंडली है इसके बीच में यहाँ पे भरा होता है नर्म लोहा, कुछ इस तरीके से। ये नर्म लोहा जिसे हम सॉफ्ट आयरन या मुलायम लोहा कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसी को यहाँ पे क्यों भरा? तो इसका ये कारण है कि जो इन दोनों के बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बना है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, यानी कि ये प्रति चुंबकीय होता है, चुंबक के प्रति रिएक्ट करता है और चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। तो इसलिए नर्म लोहा हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद कुंडली कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो बीच में तो भर दिया नर्म लोहा, लेकिन इसके सिरों पर यहाँ से हम क्या करते हैं, तांबे के तारों को, जैसे बहुत सारे यहाँ पे एक हमारे पास इस तरीके से तांबे के तार हैं, ये देखिए
ये तांबे के तार हैं। तो इनको हम एक सिरा यहाँ से उठाएंगे और इस तरीके से लपेट देंगे। ये यहाँ पे ऐसे नर्म लोहे के जो क्रोड है, ये नर्म लोहे का क्रोड कहलाता है। ये क्या है? क्रोड हिस्सा, जो भीतर का हिस्सा, इसे बोलते हैं क्रोड। और इस पर ये तांबे के तारों को इस तरीके से, जो शुरुआती पॉइंट मैंने यहाँ पे, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये शुरू का, ये तांबे के तार हम लपेटते जा रहे हैं। इस बार एक राउंड हमने इस तरीके से लगाया और हमें और भी राउंड लगाने हैं, तो हम इस तरीके से और राउंड लगा सकते हैं। और जितने ज़्यादा अधिक फेरों की संख्या होगी उतना ही हमें फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से हमने और राउंड लगा दिया। तो यहाँ पे ऐसे कई फेरे लगाते हुए ऐसे चलते हैं, कई फेरे लगाते हुए फिर अंत में जो तार बचता है उसे ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये शुरुआती पॉइंट होता है, ये एंड वाला पॉइंट, ये भी शुरुआत वाला पॉइंट हो सकता है यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये जो दो हैं, ये दो तार शुरुआती पॉइंट होते हैं, एक अंतिम पॉइंट होता है इन तारों का। तो अब ये आर्मेचर आप समझ गए होंगे कि ये ABCD क्या कहलाती है, ABCD कुंडली, और बनाई कैसे जाती है। कुंडली बनाने का सिंपल तरीका ये है कि मुलायम लोहे का एक क्रोड बनाते हैं और उसके ऊपर तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है। क्या करते हैं? मुलायम लोहे का क्या बनाते हैं? क्रोड बनाते हैं और उसके ऊपर तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है। मुलायम लोहे का क्रोड बनाते हैं, याद करिए, मुलायम लोहे का क्रोड बनाते हैं और उस पर तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है, जिससे हमारा आर्मेचर, जिससे हमारा क्या बन जाता है? आर्मेचर, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंडली ABCD बन जाती है। कैसे बनी कुंडली बताइए? मुलायम लोहे के क्रोड बना के उसके ऊपर तांबे के तारों को लपेट देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख पाएंगे। और ये कुंडली घूमती कहाँ है? तो आंसर है यहाँ पे NS के बीच में, यानी कि जो चुंबकीय ध्रुव है उनके बीच में ये घूमती है। तो ये हो गया कुंडली के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, ओरिजिनल चित्र की ओर चलते हैं। तो हमें पता चल गया कि NS क्या है और ये कैसे बनाई जाती है, और ABCD ये है क्या। ये NS चुंबकीय ध्रुव है जो वास्तव में विद्युत चुंबक है, और ये ABCD एक आर्मेचर या कुंडली है। इसको हमें चुंबकीय ध्रुवों के बीच में घुमाना है। कैसे घुमाना है थोड़ा सा देख लेते हैं 3D स्ट्रक्चर में। ये देखिए, N और S दोनों ध्रुव हो जाएंगे, चुंबकीय ध्रुव, और इनके बीच में ये कुंडली इस तरीके से घूमेगी। ऐसे हमें कुंडली को घुमाना है। ये देखिए आप, इस तरीके से घुमाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि कुंडली अपने आप तो घूमेगी नहीं, तो इसे घुमाने के लिए हमें कोई व्यवस्था चाहिए कि ताकि कुंडली घूम सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइए वापस अपने ओरिजिनल चित्र पर चलते हैं। तो हमें ये पता चला कि कुंडली को हमें घुमाना है, तो इसको घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, कुंडली से एक यहाँ पे शेफ्ट लगा देते हैं और इससे एक टरबाइन लगा देते हैं। अब टरबाइन घूमेगा तो ये शेफ्ट घूमेगा, जिससे ये कुंडली घूमेगी। लेकिन टरबाइन कैसे घूमेगा, तो इसको हम एक दूसरे चित्र से अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? टरबाइन को घुमाना। टरबाइन को घुमाने से क्या होगा? कुंडली घूमेगी। तो देखिए दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि कैसे हम टरबाइन को घुमाएंगे। ये देखिए, ये आपके सामने कुंडली है और ये दोनों चुंबकीय ध्रुव है। अब हम क्या करेंगे, इस चित्र को थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे ताकि आप इसको रियल में अच्छे से समझ सकें। ये टरबाइन इस तरीके से है। अब टरबाइन को घुमाने के लिए हम झरने का इस्तेमाल करेंगे। झरने का इस्तेमाल कैसे? क्योंकि बहुत ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो उसका मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी संवेग काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से वो बल लगाएगा। अब टरबाइन में क्या होता है, छोटी छोटी ब्लेड्स होती हैं, और ब्लेड्स का मतलब इस तरीके के स्तर बने होते हैं। तो इन पर पानी गिरेगा, फिर इन पर पानी गिरेगा, जिससे टरबाइन आगे की ओर जाएगा। तो देखिए, कहते हैं ना कि पानी से बिजली बनाते हैं। असल में पानी से बिजली इस तरीके से बनाते हैं कि ऊपर से पानी गिरा, जिससे ये टरबाइन की ब्लेड्स पर पानी गिरने से टरबाइन आगे की ओर इस तरीके से घूमा, जिससे ये शेफ्ट घूमा, जिससे ये कुंडली घूमेगी, और कुंडली के में जो तारे लपेटे गए हैं उनमें धारा प्रवाहित होगी। तो धीरे धीरे करके सभी चीज़ें आएंगी समझ में। तो देखिए, तो टरबाइन कैसे घूमता है, जब हम ऊंचाई से पानी गिराते हैं तो टरबाइन इस जो पानी है इस टरबाइन पर बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल, जिससे टरबाइन आगे की ओर आएगा। कैसे आएगा? आगे की ओर। तो होगा क्या? विस्थापन। पानी ने लगाया बल टरबाइन की ब्लेड्स पर, जिससे ब्लेड्स आगे की ओर बढ़ी, यानी कि हुआ विस्थापन। तो बल गुणित विस्थापन क्या माना जाता है फिजिक्स में? आंसर है कार्य। और इस कार्य को क्या कहेंगे?
तो जब बल गुणित विस्थापन के रूप में कार्य होता है तो ऐसे कार्य को हम यांत्रिक कार्य कहते हैं, मैकेनिकल वर्क, है ना। तो ये यांत्रिक कार्य होगा। और यांत्रिक कार्य, चूँकि हम जानते हैं कि कार्य ही ऊर्जा है, इसलिए ये जो एनर्जी है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। जो ऊर्जा बनी हुई है, जो कार्य के रूप में है, इसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। कौन सी ऊर्जा कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। और जब टरबाइन घूमेगा तो सेप्ट घूमेगी, जिससे कुंडली घूमेगी, जिससे कुंडली में जो तांबे के तार लपेटे गए हैं उनमें धारा आई बन जाएगी। अब कैसे बनेगी इसको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझिए कि तार में जो है तार में धारा आ जाएगी। कैसे? कुंडली के घूमने से। चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली घूमती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे धारा आएगी, तो यहाँ पे बन जाएगी विद्युत। तो डायनामो में आखिर हुआ क्या? ये हुआ कि पानी गिरा, टरबाइन घूमा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो बनी हुई थी टोटल, उससे विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो गई, यानी विद्युत ऊर्जा बन चुकी है। यही तो डायनामो का, जो एसी डायनामो है, यही तो उसका जो काम है। तो हम कहेंगे एसी डायनामो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देती है? विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। बड़ा ही सिंपल है। तो अब हमें एसी डायनामो की जो परिभाषा है वो याद हो गई है। कैसी परिभाषा थी? यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बदलती है। यहाँ पे यांत्रिक कार्य हुआ, जिससे यांत्रिक ऊर्जा संचित हुई और उससे क्या बन गई? विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लगता है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया है। चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया कि टरबाइन को घुमाते हैं पानी के माध्यम से, जिससे कुंडली घूमती है। लेकिन अब हम आगे ये स्टडी करेंगे कि कुंडली घूमने से आखिर धारा कैसे आ जाती है। तो वापस हम अपने ओरिजिनल चित्र पर आ गए हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि कुंडली घूमेगी तो इसमें धारा कैसे आ जाती है। तो इसके लिए हम नॉर्मल एक चित्र और देखेंगे। हमें ये मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र N और S के बीच में है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, यानी इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर फैली हुई हैं और इसी क्षेत्र में कुंडली को घूमना है। तो क्या होगा? तो असल में क्या है कि कुंडली को घूमना तो है, लेकिन उसकी मजबूरी क्या है कि उसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में घूमना है, तो इसलिए उसमें परिवर्तन हो जाता है। आइए उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से ये इस तरीके से निकल रही हैं। अब इसमें यदि कुंडली घूमेगी तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में इससे एक भी रेखा नहीं टकराएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मान के चलिए यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं हैं N और S के बीच में। अब ये कुंडली है, जैसे यहाँ इस कंडीशन में है तो इसके पृष्ठ से, यानी कि इससे एक भी रेखा नहीं टकराएगी, क्योंकि ये समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के। तो एक रेखा ऊपर से निकल जाएगी और एक रेखा नीचे से निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही कुंडली घूमना स्टार्ट करती है तो रेखाएं टकराना स्टार्ट होती हैं। देखिए, ये देखिए, इससे एक से टकराएगी, फिर और घूमेगी तो ये रेखा भी टकराएगी, फिर इस तरीके से अधिकतम इस पृष्ठ से अगर 90 डिग्री से घूम जाएगी तो अधिकतम रेखाएं टकराएंगी। यानी कि रेखाओं की टकराने की संख्या में ऐसे घूमने में वृद्धि हो गई इस तरीके से, और 90 डिग्री में अधिकतम हो जाएगी। फिर ये ऐसे घूमेंगी तो टकराने की संख्या कम होते होते फिर वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में, जिसमें एक रेखा ऊपर से निकलती है और एक रेखा नीचे से। आप इसको इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान के चलिए कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है P वेक्टर, जो कि N ध्रुव से S ध्रुव की ओर है इस तरीके से, और इसमें कुंडली इस तरीके से रखी है। अब थोड़ा आपको सोचना होगा कि ये कुंडली आप कहाँ से देख रहे हैं इसको। तो देखिए, जैसे ये चित्र है, ये 3D चित्र है। इसमें आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ से साउथ की ओर क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं, और ये कुंडली ऐसे घूम रही है और इसमें ABCD अंकित हैं, ABCD। तो इसमें आपको, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे ये उंगली है, तो आपको केवल A और D भुजा दिखेगी। कौन सी? A और D। तो बस आप यहाँ पे हैं तो आपको AD दिखेगी, वो लाइन सभी इस तरीके से दिखेंगी, और आपको भुजा कौन सी दिखेगी? A और D। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बाकी भुजा है नहीं, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं सामने से समझने के लिए, इसलिए हमें केवल यही हिस्सा दिखेगा।
अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो इसके पृष्ठ से यानी बीच वाले हिस्से से एक भी लाइन नहीं टकराती है, एक ऊपर से निकल जाती है और एक नीचे से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही इसका ए सिरा ऊपर की ओर होता है यानी कि कुंडली ऐसे घूमती है इस तरीके से, तो देखिए अब चेक करते हैं कि घूमने से क्या हुआ। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ए यहाँ से घूम के यहाँ पहुँचा तो डी यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसमें देखिए इसके बीच वाले हिस्से से बहुत सारी लाइंस टच हो रही हैं और जब ये और ऊपर चला जाएगा तो और ये वाली लाइन भी इससे टच हो जाएगी। ये देखिए, तो अब इस स्थिति में जिसे 90 डिग्री यानी कि पूरी की पूरी कुंडली इस तरीके से घूम चुकी है, पहले ऐसी थी फिर ये घूम चुकी है ऐसी, तो ये ऐसी स्थिति में बहुत सारी लाइंस इससे टच होती हैं। तो पहले बिल्कुल भी लाइन नहीं थी, जीरो थी, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स था वो कितना था, जीरो था। फिर यहाँ से एक दो लाइंस टच हो गई तो जीरो से हो गया दो, फिर यहाँ पे 3 लाइन टच हो गई, 1 2 3, उतनी ही नीचे भी हो रही हैं तो 3। तो इसे कहते हैं कि फ्लक्स जैसे ही कुंडली इस तरीके से घूमती है तो फ्लक्स की भी 0 2 3 हो जाता है। अब घटने से ये क्या होगा, 3 2 0 हो जाएगा, है ना। तो फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा समय के साथ, यानी d∅/dt हो रहा है फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ। तो फैराडे कहते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन कहाँ होगा, तो आपको मालूम है कि कुंडली जो है उसमें तार लपेटे गए हैं। जैसे ये कुंडली है तो इसमें क्या है, तार लपेटे गए हैं। तो तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने वाला एक फोर्स उत्पन्न होगा जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट उत्पन्न होगी, है ना, तो धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यही कारण है धारा उत्पन्न होने का। क्या कारण है कि कुंडली के घूमने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उससे धारा बन जाती है। और इस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। बस इतना आपको याद रखना है। इसकी दिशा की गणना अब हम करने वाले हैं। तो अभी तक हमें पता चला कि कुंडली को घुमाएंगे यदि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में तो कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा बनेगी। लेकिन धारा की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसको बताया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम यानी कि राइट हैंड रूल से। तो उसको देखते हैं कि प्रेरित धारा, अब इसमें तार तो लपेटे गए, यहाँ से तार लपेटे गए यहाँ पे, लेकिन हमें ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि धारा ऐसी बहेगी तार में कि ऐसे बहेगी। तो इसके लिए फ्लेमिंग कहते हैं कि अगर हम अपने दाएं हाथ जो है यानी कि राइट हैंड जो है उसकी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस तरीके से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। इस तरीके से तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो हम क्या कर रहे हैं, तर्जनी उंगली को ये मान ले रहे हैं थोड़ा समझने के लिए, और अंगूठे को ये मान ले रहे हैं, ये एक दूसरे के लंबवत है। तो प्रेरित धारा की दिशा ये होगी तीसरी उंगली के द्वारा। ये फ्लेमिंग के जो राइट हैंड रूल है वो कहता है। तो फ्लेमिंग का नियम क्या है कि तर्जनी उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत ऐसे फैलाएं। तो ये हमने फैला लिया, तो इसको हम अब सिंबल लेंगे। और तीसरी जो है प्रेरित धारा की डायरेक्शन वो भी इन दोनों की लंबवत होती है ना, इन दोनों की लंबवत। तो तीसरे को हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो ये छोटे साइज में आ गए आप, तो ये है राइट हैंड रूल। तो धारा इस तरीके से आगे बहेगी। तो अब इसको हम वहाँ पे ले लेते हैं। तो फ्लेमिंग कहते हैं कि यदि तर्जनी उंगली क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये है अंगूठा बताए यदि बल की दिशा। तो देखिए जब कुंडली घूमती है, जब कुंडली घूमती है तो इसकी ए बी भुजा ऊपर की ओर उठती है। इसकी जो ए बी भुजा है ये कहाँ उठती है बताइए, ऊपर की ओर। तो बल कहाँ लगेगा ए बी भुजा पर, ऊपर की ओर। तो ए बी भुजा में हम धारा निकाल सकते हैं। अब हम सी डी भुजा की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ए बी भुजा में धारा निकाल सकते हैं कि इसमें धारा किस यहाँ पे जाएगी, ऊपर की ओर के नीचे। ये हम ए बी भुजा में पता कर सकते हैं क्योंकि हमें चालक की गति पता है कि ए बी भुजा ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी कुंडली इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से। तो ए बी भुजा कहाँ जा रही है, ऊपर। तो देखिए अब फ्लेमिंग कहते हैं पहले चुंबकीय क्षेत्र को सेट करिए। तो हमने ये कर दिया चुंबकीय क्षेत्र को सेट, ये है एन से एस की ओर। और चालक की गति ऊपर अंगूठे के द्वारा बताइए। तो ये है हमारा अंगूठा जो कि हमने अभी बनाया है। तो ये अंगूठा ऊपर की ओर है। क्यों हमने अंगूठा ऊपर की ओर किया, क्योंकि हमारी जो कुंडली की ए बी भुजा है ये ऊपर की ओर जा रही है। तो फिर फ्लेमिंग कहते हैं तो फिर धारा इस तरीके से होगी। धारा कैसी होगी, ऐसी, यानी कि इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ बाहर की ओर। तो इसका मतलब है ए से बी की ओर।
तो हमें धारा की दिशा पता चल चुकी है, वो है ए से बी की ओर। तो फ्लेमिंग के नियम अनुसार हमने धारा की दिशा बनाई ए से बी की ओर। कब होगी, लेकिन ये कब होगी ये बताइए, जब ये ए बी भुजा ऊपर उठेगी। जब ए बी भुजा ऊपर उठेगी तो धारा ऐसे बहेगी, यानी कि ए बी उठते ही इस तरीके से धारा बहेगी। देखिए कैसे, ऐसे, कैसे, इस तरीके से। अब इसके बाद जब ये ऊपर उठती है तो सीडी नीचे जाती है। जब सीडी नीचे जाएगी तो अगर हम इसी चीज़ को जैसे ये बताएं, एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, लेकिन इस बार बल लग रहा है नीचे, तो हमने इस बल को कर दिया नीचे, तो धारा तो सेम रहेगी, लेकिन धारा की जो डायरेक्शन है इस बार चेंज हो जाएगी, इस बार आ जाएगी नीचे की ओर, है ना। क्योंकि हम जब अंगूठे को अपने राइट हैंड को आप कर भी सकते हैं तो आपको धारा मिलेगी इस तरीके से। तो आप इसका अलग से ना भी निकालें तो भी पता चल जाएगा कि जब ऐसे जाएंगे इस तरीके से धारा बहेगी तो यहाँ पे तो ऐसे ही आएगी, है ना। लेकिन ये कब होगा, जब कुंडली इस तरीके से घूम जाती है 180 के एंगल से, तो धारा ऐसी आती है। लेकिन जब दूसरा अर्धचक्र होता है तो हम ए बी को थोड़ा सा सिंबल में ले लेते हैं। तो अब आपको समझना है कि जिसमें ये कागज़ लपेटा गया है वो ए बी भुजा है। तो जब कुंडली इस तरीके से आएगी तो इस जैसे ही ये 0 डिग्री है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है कुंडली, लेकिन जैसे ही 180 पर घूम गई तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी। अब आगे देखते हैं। अब फ्लेमिंग का नियम आगे क्या होगा कि अब ए बी भुजा इस बार नीचे जा रही है। अब ए बी भुजा इस बार कैसे जा रही है, नीचे की ओर। तो जब ए बी भुजा नीचे जाएगी तो क्या होगा, फ्लेमिंग के नियम से। तो हमने ये राइट हैंड को तीनों इस तरीके से फैला लिया। अब देखिए पहले केस में क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर है और लगने वाला बल ऊपर है, क्योंकि हमारी ए बी भुजा ऊपर की ओर जाती है। तो देखिए मध्यमा उंगली कैसे बताती है, धारा जाएगी ए से बी की ओर। देखिए ए से बी की ओर यानी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में करेंगे तो ए से बी की ओर। लेकिन अगले स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तो समान रहता है लेकिन बल बदल जाता है। अब अगले स्थिति में होता क्या है, ये जो ए बी भुजा है अब ये क्या होगी, नीचे की ओर जाएगी। तो जब ए बी भुजा नीचे की ओर जाएगी तो देखते हैं इसमें धारा कैसे आएगी। तो देखिए ये तीनों उंगलियां हैं, चुंबकीय क्षेत्र को सही रखेंगे और अंगूठा जो है उसको नीचे कर देंगे, है ना। अंगूठा जब नीचे करेंगे तो धारा देखिए कैसे आएगी, नीचे की ओर, है ना। ये देखिए इस तरीके से जब अंगूठा नीचे है, आप अंगूठा नीचे करके देख सकते हैं, अभी ये ऊपर है, अभी ये नीचे चला गया, तो ये जो धारा की डायरेक्शन है ये कहाँ बताएगा, नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं तीनों को फैला के। तो जब ए बी नीचे जाएगी तो नीचे आएगी धारा, है ना, और जब ए बी ऊपर जाएगी तो धारा ऊपर की ओर बहेगी। ये ट्रिक बना लीजिए। तो ये हैं दो चुंबकीय ध्रुव। अब आपको फाइनल यहाँ पे मैं आखिरी बार बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये है ए बी भुजा, ये ऊपर जाएगी तो बताइए धारा कैसे चलेगी, ये ऊपर जाएगी तो बताइए धारा कैसे चलेगी। तो जब ये ऊपर जाकर ऐसे रुकती है, मतलब समझने के लिए, तो ए से बी की ओर धारा ऊपर जाएगी, क्योंकि ए बी भुजा ऊपर आ रही है तो धारा भी ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, ये पहुंच गई। लेकिन इस कंडीशन में अब ए बी भुजा कहाँ जाएगी, 180 डिग्री घूमने के बाद। 180 में तो धारा ऊपर की ओर गई है, लेकिन अब 180 घूमने के बाद ये ए बी 360 घूमना चाहेगा। तो ये 180 से अब जैसे ही 180 घूम लिया तो अब ये नीचे जा रहा है, देखिए नीचे जा रहा है ना। तो ए बी भुजा इस बार नीचे जाएगी तो धारा ऐसे आएगी। तो जब प्रथम अर्धचक्र होता है तो धारा बहती है ए बी सी डी डायरेक्शन में, इस तरीके से ये बह गई। इसके बाद जब अगला अर्धचक्र होता है तो धारा उल्टी डायरेक्शन में बहती है, यानी कि यहाँ पे डी पहुँच जाएगा, तो डी सी बी ए डायरेक्शन में, इस तरीके से, क्योंकि धारा अब नीचे आएगी। तो इसको हम दो चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें जब ए बी भुजा है यहाँ पे अभी 0 डिग्री पर है, अब ये घूमकर ऐसे आएगी, यानी कि ये घूमेगी कैसे, इस तरीके से, ये ए बी भुजा ऐसे पहुँच जाएगी, तो इसमें धारा बहेगी ऐसे। ठीक है, और जब ये घूमकर ऐसे वापस आएगी धारा ऐसे आएगी। लेकिन जब ये ए बी अब नीचे जाना चाहती है, तो जब ये नीचे जाएगी तो धारा आपकी रहेगी, ये देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। ये ए बी, ये ये पहला केस है। अब इसमें क्या होगा कि धारा जो ए बी है ए से बी की ओर आएगी, ए बी सी डी डायरेक्शन में यहाँ तक, ये घूम गई 180 डिग्री से। अब ये चित्र आएगा, ये वाला चित्र, इसमें क्या है, जो ए बी था ये इस तरफ आ गया, देखिए, तो ये सी डी जो है वो इस तरफ आ गया। तो अब ऐसे केस में
जब ये इस तरीके से घूमेंगी तो ए बी भुजा अब नीचे जा रही है, तो धारा कैसी जाएगी, नीचे ही ए बी में, इस तरीके से नीचे। तो जब ये ऐसी धारा है इसका मतलब ये ऐसी आई होगी, तो इसमें हम बना देंगे ऐसे डायरेक्शन, तो ये यहाँ से ऐसे। तो ये हमें पता चल गया। अब हम वापस जाते हैं अपने ओरिजिनल चित्र पर। तो अब हमें पता चल गया कि धारा कैसे बहती है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर इसमें धारा आ जाती है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इसमें जो धारा है आई है, अब हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों तारों को इस तरीके से अपने परिपथ में जोड़ देंगे और इस धारा से बल्ब जला लेंगे या कूलर चला लेंगे या टीवी चला लेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे नॉर्मली बल्ब लगा दिया, मान लीजिए, ये देखिए, और यहाँ पे इस तरीके से दोनों तारों को जोड़कर यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा लिया। ये मान के चलिए ये बल्ब हमने लगा लिया। इस तरीके से हमने ये बल्ब का डिज़ाइन बनाया है, अभी जला नहीं है ये, तो हमने ये बल्ब लगा लिया। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये जाती है कि जब कुंडली घूम रही है तो ये तार भी घूमेंगे। अब ये जब तार भी घूमेंगे तो ये आपस में उलझ जाएंगे और उलझकर टूट जाएंगे। तो हमें इस चित्र को और अच्छे से बनाना होगा, यानी व्यवस्था थोड़ी और अच्छी करनी होगी, ताकि ये जो तार हैं आपस में उलझे ना और टूटे ना। तो इसलिए हम ऐसा परिपथ, इसके आगे ऐसा परिपथ डायरेक्ट नहीं बनाते और इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। तो वहाँ पे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनने दिमाग लगाया, और ताकि तार आपस में टूटे ना और परिपथ में किसी भी तरीके के शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। उन्होंने क्या किया कि ये जो तार निकला है जो सिरे ए से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बलय बना दिया। बलय मतलब एक घेरा टाइप, इस तरीके से। ये देखिए मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये घेरा बना दिया, और ये घेरा इस तरीके से बना दिया। और ये जो तार है ये इससे टच नहीं है, ये घेरे के अंदर से आएगा। और इस तार के लिए एक अलग से घेरा बना दिया, ये देखिए। ये इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि इसको थोड़ा हम 3D में समझ लेते हैं। जैसे ये कुंडली है मान के चलिए, तो इसमें क्या करते हैं, एक बलय इस तरीके से जोड़ दिया और इस वाले तार से जो ए सिरे से जुड़ा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो है ये वाला सिस्टम है, और यहाँ पे मैंने कागज़ हटा दिया है, अब आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये जो है इसके लिए हमने ये बलय बना दिया, जैसे ये बना है। तो ये जो तार आया है, ये तार ये है ना, और इसमें जो ये बलय है, ये देखिए, ये जो बलय है इस तरीके से रहता है और दूसरा तार इसके अंदर से जाता है, इसको टच नहीं करता है, इसको टच नहीं करेगा, इसके अंदर से जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और ये जो इससे रहेगा, तो अब कुंडली घूमेगी तो क्या होगा, कुंडली घूमेगी तो ये तार नहीं घूमेगा, बल्कि ये इस तरीके से बलय घूमेगा। अब बलय को यदि हम किसी तार से कनेक्ट कर दें तो बलय घूमेगा, तो उससे जो करंट आएगी वो इस बलय के माध्यम से इस तार में आ जाएगी। ये देखिए, तो अब तार की उलझन का जो समस्या थी वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका संबंध यहाँ पे धातु की पत्तियों से और कार्बन से बने हुए ब्रश से कर देते हैं। ये ब्रश है, ये देखिए। तो पहले वाले बलय को हम सर्पी बलय कहते हैं और इसे हम C1 से प्रदर्शित करेंगे, और ब्रश को हम B1 से प्रदर्शित करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे एक ब्रश लगा देते हैं, दूसरे तार से जो धारा आएगी तो इस बलय से होते हुए इसमें चली जाएगी। तो ये हम दूसरा बलय है, इससे हम B2 ब्रश को कनेक्टेड कर देते हैं और इस बलय को नाम दे देते हैं C2, दूसरे वाले को। और यहाँ पे इस तरीके से हम बनाएंगे सर्किट, तो होगा क्या कि यहाँ पे हम अब बल्ब जला सकते हैं या कोई भी लोड ले सकते हैं। तो मान के चलिए ये हमने इस तरीके से बल्ब बना दिया। तो अब क्या होगा कि ऐसे धारा आएगी और इस तरीके से चली जाएगी, और ये बलय जो है घूमते रहेंगे और तार में किसी भी तरीके की उलझन नहीं होगी। तो इसलिए सेटअप बनाया जाता है। और ये जो ब्रश होते हैं ये धातु की पत्तियां और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से, धातु की पत्तियां और कार्बन से, ये दोनों ब्रश। तो संरचना में आप ये चीज़ें
ये पहला हो जाएगा क्षेत्र चुंबक, दूसरा हो जाएगा आर्मेचर ABCD या कुंडली ABCD, तीसरा हो जाएगा आपका सर्पी वलय C1/C2 और चौथा हो जाएगा ब्रश B1/B2। तो ये आपकी संरचना में आएंगे। तो यहाँ पे A सिरे से कनेक्टेड है सर्पी वलय C1 और D सिरे से कनेक्टेड है सर्पी वलय C2। यही आपको याद रखना है आगे की प्रोसेस के लिए कि A सिरे से कौन कनेक्टेड है सर्पी वलय C1 और D सिरे से कनेक्टेड है सर्पी वलय C2। तो अब देखते हैं कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा हमें कैसे प्राप्त होती है एक चक्र में। ये आपके सामने दो चित्र हैं। पहले चित्र में AB भुजा जब ऊपर की ओर आती है, यानी कि कुंडली इस तरीके से घूमती है, तो ऐसे धारा बहती है यानी कि ऊपर की ओर। तो सर्किट में होता क्या है कि जैसे जब AB भुजा ऊपर की ओर आएगी तो धारा ऐसे बहेगी। तो इस तरीके से पहुंच के यहाँ पे इस तरीके से पहुंच के इस C1 के अंदर से होते हुए धारा B2 से B1 की ओर ऐसे प्रवाहित होती है। आप देख सकते हैं A से होती हुई इस तरीके से ऐसे B2 से B1 की ओर प्रवाहित हो रही है। कब? जब कुंडली 180 तक ही घूमती है। यहाँ से ये 0 है, ये 180 है, इतने में धारा ऐसे घूम जाती है। अब दूसरा देखिए, जब ये AB भुजा अब नीचे की ओर जाती है, मान के चलिए ये AB है, घूमने के बाद अब ये नीचे जाएगी तो AB में इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी, यानी कि पहले अर्धचक्र में ABCD दिशा में धारा प्रवाहित होती है, दूसरे अर्धचक्र में CDBA दिशा में। ये देखिए CDBA दिशा में। तो जब CDBA दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि A से कनेक्टेड कौन है। तो A से कनेक्टेड है C1, तो यहाँ भी A से कनेक्टेड कौन रहेगा? A से C1 ही कनेक्टेड रहेगा। और D से कनेक्टेड कौन है? C2, यहाँ पे D से कनेक्टेड कौन है? C2। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो चित्र गलत होने की संभावना रहती है। तो देखिए दूसरे अर्धचक्र में धारा प्रवाहित होती है DCBA दिशा में, तो यहाँ पे भी DCBA दिशा में धारा जाएगी इस तरीके से। ये देखिए ये DCBA A और A से कनेक्टेड कौन है? C1, तो इस बार धारा B1 से इस तरीके से B2 की ओर प्रवाहित हो जाएगी। ये देखिए, है ना। तो पहले में आप समझ रहे होंगे कि A से ABCD दिशा में जब धारा प्रवाहित होती तो A से BCD और ये डायरेक्ट जो D का कनेक्शन किससे है? C2 से अंदर से जाता हुआ, तो ये B2 से B1 की ओर। कब? जब कुंडली ऐसे आती है तो B2 से B1 की ओर और अगले चक्र में B1 से B2 की ओर, यानी कि एक चक्र में ही दो डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती है। पहले 180 तक घूमने में B2 से B1 की ओर और अगले 180 यानी कि टोटल 360 घूमने में B1 से B1। तो होता क्या है कि तार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, यहाँ पे कुंडली में जो तार लपेटे गए वहाँ पे भी होते हैं। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को आप देखिए, प्रथम अर्धचक्र में जब ABCD दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो B2 से B1 की ओर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव होगा, है ना। लेकिन द्वितीय अर्धचक्र में जब DCBA दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो वही इलेक्ट्रॉन जो मूव हुआ है वो वापस यहाँ पे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर बल गुणित विस्थापन लगा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा खर्च की है। वही ऊर्जा जो ऊर्जा है बल गुणित विस्थापन की ऊर्जा, वही हम बल्ब जलाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो कहीं पर भी, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो चेन जुड़ी होती है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है तो बाकी सभी इलेक्ट्रॉन, लाखों इलेक्ट्रॉन एकदम से B2 से B1 की ओर ड्रिफ्ट होते हैं और फिर अगले ही पल में B1 से B2 की ओर, यानी लाखों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से और ऐसे मूव होते हैं जिससे बहुत सारी एनर्जी बनती है और हम तार में कहीं भी कनेक्शन करके पंखा, टीवी, कूलर चला सकते हैं उस इलेक्ट्रॉनों की बल गुणित विस्थापन वाली एनर्जी से। तो यहाँ पे जो धारा है वो बदलती है एक सेकंड में, एक चक्र में। इसे हम कह सकते हैं एक पूर्ण चक्र में धारा 2 बार बदल जाती है, यानी कि एक बार B2 से B1 और अगले बार B1 से B2 में। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बार B2 से B1 की ओर ड्रिफ्ट होते हैं और अगले बार मतलब कि उसी चक्र में शेष अर्धचक्र में B1 से B2 की ओर। तो होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर मूव करता है, दोलन करता है, तो उसके पास एनर्जी आ जाती है और उसका जो है इस्तेमाल करते हैं बल्ब, टीवी, कूलर जलाने में। तो यही है प्रत्यावर्ती का सिद्धांत और AC डायनामो को काम करने का तरीका और प्रत्यावर्ती धारा को इस्तेमाल करने का तरीका। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो कुंडली जो है वो घूमती जाती है और धारा जो है अल्टरनेटिव करंट जो है हमें मिलती जाती है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है।
तो यहाँ पे मैंने एक के बाद एक सभी चीज़ों को लगा दिया है। देखिए जो जो भी आपने समझा है उसी आधार पर हम लिखेंगे। सबसे पहले एसी डायनामो की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी कि यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और ये इसका सिद्धांत है। तो आपको लिखना है एसी डायनामो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। फिर आपको हेडिंग डालनी है संरचना, और संरचना में आपको लिखना है कि इसके मुख्य भाग होते हैं, ये 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा कुंडली ABCD, तीसरा सर्पी वलय C1/C2 और चौथा ब्रश B1/B2। तो आपको हेडिंग लगाना है क्षेत्र चुंबक, और क्षेत्र चुंबक के अंतर्गत आपको लिखना है यह एक अति शक्तिशाली नाल चुंबक होता है। इसके ध्रुवों के मध्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह वास्तव में विद्युत चुंबक होते हैं। मैंने आपको समझाया कि क्षेत्र चुंबक क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुंडली ABCD की। तो ये भी हमने देखा है। ये कैसे बनती है? यह मुलायम लोहे के क्रूड पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर अत्यधिक संख्या में तार लपेटकर बनाई जाती है, जिसे क्षेत्र चुंबक NS के बीच रखते हैं। इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः घुमाया जाता है, और इसकी चाल 50 चक्कर पर सेकंड होती है। यानी कि 1 सेकंड में जो कुंडली है वो उसकी इतनी रफ्तार होती है कि 1 सेकंड में ये 50 चक्कर लगा लेती है, यानी लगभग 3000 RPM। RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट। तो ये इंडिया में 3000 RPM है, और USA में अगर बात करें तो ये 3600 RPM पर जो है आर्मेचर घूमता है। अब बात करेंगे हम सर्पी वलय C1/C2 की। तो सर्पी वलय C1/C2 के बारे में आपको लिखना है कि कुंडली के सिरे A और D क्रमशः सर्पी वलय C1/C2 से जोड़ दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुंडली का सिरा A C1 से जुड़ा है, और कुंडली का सिरा D C2 से जुड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि सर्पी वलय C1/C2 के बारे में आपको यही लिखना है कि सर्पी वलय C1/C2 का संबंध कुंडली के सिरे A और D से किया जाता है। देखिए यही लिखा है, और आगे लिखा है कि ये वलय समअक्षीय होते हैं। समअक्षीय का मतलब इनकी अक्ष एक होती है। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि अगर दोनों का सेंटर एक ही और दोनों के सेंटर से जाने वाली जो अक्ष है वो एक ही है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये समअक्षीय होते हैं। और आगे लिखा है तथा कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। तो कुंडली घूमेगी तो ये वलय भी घूमेंगे। मैंने आपको बताया था ये तार जब इस तरीके से घूमता है तो ये वलय भी घूमते हैं, ये भी घूमेगा, लेकिन आपस में उलझते नहीं है क्योंकि वलय लगा दिया है। तो कनेक्ट ये जो ब्रश है इससे C1 से, चूँकि C1 घूमेगा और ब्रश नहीं घूमेगा, तो ये घिसता हुआ इससे जितनी भी ऊर्जा बनेगी, जितनी भी विद्युत धारा बनेगी वो इसके माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। तो आपको वही लिख देना है कि कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। कौन? सर्पी वलय, लेकिन ब्रश नहीं घूमते हैं। आगे का जो पॉइंट है वो वही है, ब्रश B1/B2। तो ये कार्बन के या धातु की पत्तियों के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो ब्रश है धातु की पत्तियों के या कार्बन के होते हैं ये वाले, और ये इससे कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हमेशा ब्रश है चूँकि, तो ब्रश हमेशा इससे कनेक्टेड रहेगा, ना घर्षण कम होगा और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय नहीं होगी, इसलिए ब्रश लगाए जाते हैं। और यहाँ पे दोनों का कनेक्शन रहता है। और ब्रश ध्यान रखना है, कुंडली के साथ ये ब्रश नहीं घूमते हैं। और देखते हैं इसमें हमने वही लिखा है कि नहीं, जिनका एक एक सिरा 2-2 वलयों को स्पर्श करता है। तो इसमें ये बात कही गई है कि ये 2 ब्रश हैं, ये देखिए, ये पहला ब्रश ये है, दूसरा ब्रश है, तो इनका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक एक सिरा इनका, दोनों का एक एक सिरा वलयों को संपर्क करता है, और दूसरा सिरा इनका, जो दूसरा सिरा है, ये बाहरी परिपथ से संबंधित रहता है। यही यहाँ पे लिखा है कि जो एक एक सिरा है वो वलयों को स्पर्श करता है, और जो दूसरा सिरा है बाहरी परिपथ से जोड़ दिया जाता है। यह ब्रश कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं। ये खास पॉइंट है कि जो ब्रश है, यहाँ पे जो ब्रश है ये कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं। तो ये इनकी संरचना के मुख्य भाग हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कार्यविधि। कार्यविधि लिखना बड़ा ही सिंपल है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं, बस उस चीज़ को हमें लिखना बस था। कार्यविधि में हमें लिखना है कि कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि कहाँ से प्रेरित धारा आई है। फ्लक्स में परिवर्तन हुआ जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिससे प्रेरित धारा बनी। तो वो सूत्र जो है ना, d∅/dt है ना। तो ये E फ्लक्स में चेंज हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसी से कुंडली में, इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसी से संबंधित फैराडे ने नियम दिए थे। तो जैसे ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो प्रथम अर्धचक्र में, अब प्रथम अर्धचक्र क्या है, मैंने आपको बताया 0 से 180 के बीच, यानी कि ये कुंडली 0 से 180 घूमती है, इसे बोलते हैं प्रथम अर्धचक्र। तो प्रथम अर्धचक्र में जब कुंडली की भुजा AB चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलती है, मान लीजिए AB है तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसे निकलती है, लंबवत निकलती है ऐसे। तो फ्लेमिंग के नियम से
ABCD दिशा में धारा प्रवाहित होती है। जैसे कि हमने चित्र में देखा, ये देखिए, जैसे ही लंबवत निकलती है तो ABCD दिशा में, प्रथम अर्धचक्र में आपको लिखना है ABCD दिशा में धारा प्रवाहित होगी और द्वितीय अर्धचक्र में DCBA दिशा में। तो यहाँ पे वही लिखा है कि प्रथम अर्धचक्र में जब कुंडली की भुजा AB चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत निकलती है तो फ्लेमिंग के नियम से कुंडली में ABCD दिशा में धारा बहती है, परंतु दूसरे अर्धचक्र में DCBA दिशा में धारा बहेगी। तो वही बात है कि इसका यहाँ से पलट के लिख देना DCBA में, दूसरे अर्धचक्र में, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बहती है। इसको हम लोग देख चुके हैं कि कैसे होती है, और ये दोनों चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही आपको बनाना है एग्ज़ाम में। और ध्यान देना है कि देखिए, A का कनेक्शन C1 से है तो यहाँ भी A1 का कनेक्शन ही किससे बनाना है, C1 से, और जो D है उसका कनेक्शन किससे था, C2 से, जैसे कि पहले चित्र में भी है और दूसरे चित्र में भी है। इससे आप धाराओं की दिशाओं में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शुरू से दिखा देता हूँ ताकि आप इसके नोट्स बनाकर याद कर पाए। और सबसे अंत में कार्यविधि। तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे जल्दी से इसके नोट्स तैयार करके, जो कि मैंने इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, और चित्र भी जैसे मैं आपको दिखाया है वही चित्र बनाना है। मैं फिर से दिखा देता हूँ। कार्यविधि का स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये वाला चित्र आपको बनाना है। तो इस तरीके से AC डायनेमो कंप्लीट होता है, और समझ के भी हमने कंप्लीट किया है। और AC डायनेमो में याद रखना है आपको, प्रत्यावर्ती धारा में प्राप्त होती है, एक चक्र में 2 दिशाओं में धाराएं मिलती हैं, और इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे DC यानी दिष्ट धारा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दिष्ट मोटर। तो तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।